बहुत समय पहले की बात है। सिंधु नगर राज्य में राजा वीर सिंह शासन करते थे। राजा वीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था और सभी राजा का सम्मान करते थे। उसी राज्य में एक विद्वान रहता था। वह विद्वान बहुत ही चतुर था। उसका नाम था सूर्यकांत। वह विद्वान बहुत ही गरीब था। अरे ओ भाग्यवान, घर पर खाने के लिए कुछ अन्न बचा है या सब खत्म हो गया है? नहीं जी, घर में जरा सा भी अन्न नहीं बचा है। जो अन्न बचा था उस पर कीड़े लग गए, तो वह सारा अन्न फेंक दिया। आज आप कहीं पर जाइए और जितना भी हो धन लेकर आइए। ठीक है भाग्यवान, मैं कहीं पर जाकर देखता हूँ। अगर आज आप धन लेकर नहीं आए तो हमारा क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता। पर भाग्यवान, मैं कहाँ से धन लेकर आऊं? मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। और कौन होगा जो मुझे धन देगा? आजकल सब तो अपनी खुद की दौलत को देखता है। आजकल हर कोई बचा हुआ खाना फेंक देगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को खाना नहीं देगा। ओ जी, आप महाराज के पास जाइए, शायद महाराज आपकी कोई मदद कर दे। और आप बहुत चतुर भी तो है। आप अपनी चतुराई महाराज के पास जाकर दिखाइए। ठीक है भाग्यवान, मैं महाराज के पास जाकर देखता हूँ कि वहाँ मुझे कुछ मिलता है या नहीं। सूर्यकांत राजमहल की ओर चल देता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कृपया आप लोग रास्ता छोड़े, मुझे महाराज के पास जाना है। नहीं नहीं, तुम ऐसे महाराज के पास नहीं जा सकते। महाराज के पास उनके खास आदमी और परिवार ही जा सकते हैं। तुम जैसे गरीब लोगों का महल के अंदर जाना वर्जित है। सैनिक बहुत बेईमान इंसान था, इसीलिए वह सूर्यकांत को महल के अंदर जाने नहीं देता है। जबकि राजा ने किसी भी मनुष्य को महल के अंदर जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। आप महाराज से जाकर कहिए ना कि एक विद्वान उनसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जाओ, महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे। श्रीमान, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप महाराज को जाकर बताइए। सूर्यकांत के बहुत बोलने पर भी सैनिक उसे अंदर नहीं जाने देता है। अंत में सूर्यकांत किनारे पर बैठ जाता है। ऐसे घंटों बीत जाता है, लेकिन सूर्यकांत वहां से वापस नहीं जाता है। तब महल से राजा का मंत्री वहां पर आता है। मंत्री ने सूर्यकांत को देखा। मंत्री ने सूर्यकांत के पास जाकर कहा, क्यों भाई, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मंत्री जी, मैं एक विद्वान हूँ, मेरा नाम सूर्यकांत है। तो आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? मंत्री जी, मुझे महाराज से कुछ बात करना है। तो आप राजमहल के अंदर क्यों नहीं गए? आप राजमहल के अंदर जाकर तो महाराज से बात कर सकते थे। मंत्री जी, मैंने तो अंदर जाने की बहुत कोशिश की, पर आपके सैनिकों ने कहा कि महाराज तुमसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों ने कहा कि मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। क्या सैनिकों ने तुम्हें ये कहा? चलो तुम मेरे साथ। क्यों सैनिक, तुमने सूर्यकांत को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? क्या महाराज ने तुमसे कहा है कि किसी को अंदर मत जाने देना? नहीं मंत्री जी, महाराज ने हमें ऐसा नहीं कहा। चलो तुम महाराज के पास, मैं तुम्हें सजा दिलवाता हूँ। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक गरीब को अंदर ना जाने देने से क्या होता है। नहीं मंत्री जी, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे क्षमा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो दंड जरूर मिलेगा। नहीं मंत्री जी, ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें और क्षमा नहीं कर सकता। सैनिक की बातों को सुनकर सूर्यकांत बोला,
मंत्री जी, उसे छोड़ दीजिए। वह अपनी गलती के लिए क्षमा तो मांग रहा है। अगर कोई अपनी गलती को सुधारने के लिए एक मौका मांगे तो उसे दे देना चाहिए। देखो सैनिक, सूर्यकांत के कहने पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हारा शिकायत महाराज से जरूर करूँगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब सूर्यकांत और मंत्री जी राजमहल के अंदर जाता है। महाराज, ये एक विद्वान है, इसका नाम है सूर्यकांत। महाराज, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो सूर्यकांत, क्या बात है? महाराज, आपके राज्य में खुशहाली तो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रजा सच्चे दिल से आपका सम्मान करती है या फिर डर के मारे? राजा वीर सिंह को सूर्यकांत का सवाल कुछ अजीब लगा। मेरे राज्य में सब मुझसे प्रेम और आदर करते हैं। महाराज, क्यों ना हम इसका परीक्षण करें? ठीक है सूर्यकांत, अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा वीर सिंह ने सूर्यकांत की बात मानी और एक योजना बनाई। महाराज ने अपनी पोशाक बदल ली और साधारण वेश धारण कर लिया। चलिए सूर्यकांत, अब राज्य में जाकर देख ही लेते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। फिर सूर्यकांत और महाराज राज्य घूमने के लिए निकल पड़े। पहले दिन राजा और सूर्यकांत एक किसान के घर में पहुंचे। महोदय, क्या आप हमें अपने घर में रुकने दोगे? हम लोग यात्री हैं, कल सुबह आपके घर से चले जाएंगे। जी क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर में रह सकते हैं। फिर सूर्यकांत और महाराज घर के अंदर चले जाते हैं। वह किसान महाराज को पहचान नहीं पाया था। रात के समय महाराज किसान से पूछता है, महोदय, आपके राजा के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे डरते हैं क्योंकि वे बहुत सख्त हैं। राजा वीर सिंह को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा। अगले दिन वे दोनों एक व्यापारी के घर पर पहुंचे। व्यापारी ने भी उनका अच्छे से स्वागत किया। राजा ने फिर वही सवाल व्यापारी से पूछा, महोदय, आपके राजा के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे राजा वीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय है, लेकिन कभी कभी उनकी सख्त होने के कारण लोग नाराज भी होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और सूर्यकांत राजमहल की ओर लौट जाते हैं। आपने सही कहा था सूर्यकांत, प्रजा के दिल में हमारे लिए प्रेम नहीं है। लोग डर के कारण हमें बहुत अच्छा बताते हैं। अब आप ही बताइए सूर्यकांत जी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, आप लोगों के हर समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी न्याय के लिए आपके पास आता है तो आप उसे न्याय जरूर दीजिए। पर महाराज, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका जो सैनिक है वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। आप जिन लोगों को भी काम पर रखे हैं उन लोगों से कहिए कि वो अच्छे से अपने काम को करे। उस सैनिक की इतनी हिम्मत, मैं उस सैनिक को कारागार में डाल दूंगा। महाराज, आपकी यही कठोरता आपकी प्रजा को नाराज करती है। महाराज, उस सैनिक को मैंने क्षमा कर दिया है। कृपया करके आप उस सैनिक को दंड ना दीजिए। ठीक है सूर्यकांत, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हमें और क्या करना होगा? महाराज, अब हर जगह जाकर घूमिए और लोगों की समस्याओं के बारे में पता कीजिए और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश कीजिए। फिर महाराज ने हर जगह जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में पता किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया।
महाराज एक दिन सूर्यकांत के घर पर जाता है। महाराज सूर्यकांत को एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली देता है। सूर्यकांत, आप सच में एक महान विद्वान हैं। आपके दिए सलाह के कारण आज राज्य के लोग मुझसे प्रेम करने लगे हैं। आज कोई भी व्यक्ति वीर सिंह के डर से नहीं जीता है। महाराज, इसमें मेरी कोई सहायता नहीं है। आप अपना काम सही से किए, इसलिए प्रजा आपसे प्रेम करने लगी है। अब महाराज सूर्यकांत से समय समय पर सलाह लिया करते थे। सच में जी, आप एक महान विद्वान हैं। अपने महाराज के सामने एक बार भी खुद की तारीफ नहीं की। यही एक सच्चे विद्वान का निशान है। सुनो भाग्यवान, चाहे कोई कितना भी तरक्की कर ले, यदि वह सिर्फ खुद की ही तारीफ करता है तो वह एक मूर्ख है। संसार में उससे बड़ा मूर्ख नहीं होगा। हाँ जी, मैं समझ गई। खुद की तारीफ करना मूर्खों वाला काम है। बेटा, तुम यहीं पर रहकर व्यापार क्यों नहीं करते? बेटा, तुम हमारे गांव में रहकर भी तो व्यापार कर सकते हो। पिताजी, मैं यहाँ पर तो व्यापार कर सकता हूँ, पर यहाँ पर व्यापार करने से मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। पिताजी, अगर मैं परदेश में व्यापार करने के लिए जाता हूँ तो मैं जल्द ही सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। पर बेटा, तुम गांव में व्यापार करके भी तो धनी आदमी बन सकते हो। और अगर तुम गांव में रहोगे तो हमारे पास रहोगे, जिससे हमें भी दिन गुजारने में अच्छा लगेगा। पिताजी, परदेश में जाकर मैं जल्द ही धनी आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार मैं धनी हो जाऊं, फिर तो आप लोगों के साथ ही रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें अगर परदेश में ही व्यापार करना है तो तुम परदेश में ही व्यापार करो। पिताजी, मेरे परदेश जाने से आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सारंगपुर नाम के गांव में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था धनीराम। धनीराम का एक बेटा था, जिसका नाम था उदय प्रताप। उदय प्रताप का एक पत्नी भी थी, जिसका नाम था रूपमाला। उदय प्रताप व्यापार के लिए परदेश चला गया। एक दिन रूपमाला कुएं से पानी भरने के लिए गई। रूपमाला ने अपने घड़े को पानी से भरी, तभी उसकी ओर 4 राहगीर आने लगे। बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दोगी? ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। रूपमाला अनजान लोगों से डर रही थी और उसके पास कोई लोटा या गिलास भी नहीं था। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक यात्री हूँ। हम काफी दूर से यात्रा के लिए निकले हैं। यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। राहगीर बहुत सोचा, पर वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। कृपया आप हमें पानी पिला दीजिए। अच्छा, तो फिर आप बताइए कि आप कौन हैं? बहन जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और यात्रा करने के लिए निकल पड़ा हूँ। पता नहीं आज हमें पानी भी नसीब होगा कि नहीं। भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पर आपने तो कहा था कि मेरे एक ही सवाल का जवाब दो। आपने गलत सुना है भैया, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तब तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। अब आप कौन हैं? बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अरे भाई, अनपढ़ गवार तो बस इस संसार में 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है।
ठीक है, तो फिर आप ही बताइए मेरे सवाल का जवाब। बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं। आप उनमें से कौन हैं? बेचारा वह भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो वह बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। कृपया आप लोग वहीं पर चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। ठीक है बहन, चलो तब तुम्हारे घर पर ही चलते हैं। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। रूपमाला वह घड़ा को लेकर छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। वह घर पहुंचकर घड़ा को वहां पर रख दिया। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पर पहुंच गया। अब तो हम तुम्हारे घर पर आ गए हैं, अब तो हम चारों को पानी पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मैं आप लोगों को पानी पिला देती हूँ। रूपमाला ने उन चारों को गुड़ के साथ पानी दिया। पानी पीकर वह राहगीर बोले, अब जाकर के थोड़ा आराम मिला है, वरना प्यास के मारे हम चारों का गला सूख रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हम लोगों को पानी पिलाया। इतना कहने के बाद वे चारों राहगीर अपने राह पर चल पड़े। सेठ धनीराम उस समय घर में एक तरफ बैठा हुआ यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये पुरुषों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बात करते हुए शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। कोई भी बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। पर मैं किसके पास जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ कुछ देर सोचने के बाद, अब मुझे पता चल गया कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। मैं महाराज के पास जाता हूँ, महाराज ही इसका सही फैसला करेगा। यह सोचकर सेठ राजमहल की ओर चल देता है। राजमहल में पहुंचकर सेठ ने राजा को अपनी सारी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनने के बाद राजा ने सैनिकों को कहा, सैनिकों, रूपमाला को तुरंत राजमहल लेकर आओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहाँ सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। रूपमाला और उसकी सासू माँ घर से बाहर निकली। रूपमाला, आपको महाराज ने तुरंत राज्यसभा में उपस्थित होने को कहा है। आप हमारे साथ राजमहल चलिए। मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पहले महाराज से पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में आऊं? रूपमाला की बात सुनकर सिपाही ने कहा, ठीक है, हम अभी महाराज से पूछ कर आते हैं। क्यों सिपाही, खाली हाथ वापस चले आए? महाराज, उसने कहा कि आप उन्हें किस रूप में बुलाना चाहते हैं, बहन, बेटी या बहू के रूप में। सिपाही, तुम रथ लेकर जाओ और इससे कहो कि महाराज ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। सिपाही रथ लेकर रूपमाला के घर में जाता है। महाराज ने आपको बहू के रूप में आने के लिए रथ भेजी है। रूपमाला उसी समय रथ में बैठकर राजमहल पहुंच गई। राजमहल में राजा ने रूपमाला से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुलाई, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है।
यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर थी तब मेरे पास पानी पिलाने के लिए बर्तन नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। मैंने उनसे मुश्किल प्रश्न पूछे। जब वह उत्तर नहीं दे सके तब मैंने उन्हें घर बुला लाई। अब महाराज आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा को रूपमाला की बात सही लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो रूपमाला ने राहगीरों से पूछे थे। भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिन प्रश्नों का उत्तर वे चारों राहगीर मिलकर नहीं दे सके। तब रूपमाला ने वह सभी प्रश्न बताया जो उसने राहगीरों से पूछे थे। भला ये कैसा प्रश्न है? मैं भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तुम ही बताओ इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाती हो कि नहीं, या फिर तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये प्रश्न पूछती हो। नहीं महाराज, मैं लोगों को मूर्ख नहीं बनाती। मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है सूर्य और चंद्रमा। संसार में सिर्फ यही दो यात्री हैं। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है बहू और गाय। संसार में यही दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। ठीक है, अब और दो प्रश्नों का उत्तर बताओ। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है भोजन और पानी, जो हर इंसान के साथ अनपढ़ गवारों की तरह हमेशा चलते रहते हैं। महाराज चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर रूपमाला चुप हो गई। क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। तो फिर तुरंत बताओ वो दो मूर्ख कौन हैं? महाराज, अगर आप मेरी जान नहीं लेंगे तो ही मैं इसका उत्तर दूंगी। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। महाराज ने तुरंत रूपमाला से कह दिया, तुम निसंकोच होकर कहो। हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। महाराज, मेरे सामने इस वक्त केवल दो ही मूर्ख हैं। पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा से कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। राजा ने रूपमाला को कहा, तुमने सच में सही कहा। हम दोनों संसार के सबसे बड़ा मूर्ख हैं। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि बहू से कैसे पेश आना चाहिए। फिर राजा ने रूपमाला को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया।